बात है जैसे वो उस पर मैं आऊंगा, लेकिन कौन से पहले आपका स्टैंड क्या है, पार्टी क्या मानती है सर्कुलर को लेकर? क्या पार्टी ये मानती है सर्कुलर सही है, या आपको लगता है कि ये गलत सर्कुलर, इसको विड्रॉ किया जाना चाहिए? ये सर्कुलर गलत है, ये सर्कुलर निकाला ही नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी अथॉरिटी को, इवन इफ समबडी इज इन इलीगल पोजीशन, अगर उसको भी उन्होंने अगर इविक्ट करना है या डिस्पोजेस करना है, उसके लिए इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट है, जो आपको पहले एक नोटिस देना है। उस नोटिस के बाद अगर आपका स्टेट ऑफिसर फैसला लेता है कि हाँ ये इविक्शन करनी चाहिए, और अगर उसका आर्डर आता है इविक्शन का, वो आर्डर जो है वो अपीलेबल है डिस्ट्रिक्ट जज के पास। डिस्ट्रिक्ट जज के बाद हाई कोर्ट पर जा सकता है। यहाँ पर तो आज बदकिस्मती से ये तो वही बात है ना, जैसे वो 4 लोगों पे वो कहीं कर्नाटका में या कहाँ आंध्रा में इल्ज़ाम लगा था रेप का, तो लोगों ने उनको कत्ल कर दिया था। यहाँ पर वही चीज़ है कि साहब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दो कि इसके पास इलीगल अनक्रोचर है स्टेट लैंड का, तो इसको पूछो भी नहीं। ये सारा सिलसिला जो हुआ, ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट लॉ, और उसके बाद ये भी लोग भूल गए कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो यहाँ पर राइट टू लिव, जिसको हम राइट टू लिव जो डिफाइन करता है आर्टिकल 21, राइट टू लिव इज इक्वलेंट टू राइट टू शेल्टर इज इक्वलेंट टू राइट टू लिव। अब आज आप देखिए, ये कड़ाके की सर्दी है, ये मौसम है, और आप आर्डर निकालते हो डिप्टी कमिश्नर्स को कि 31 तारीख तक। अरे भैया, 31 तारीख तक पहले तो आप उन लोगों को पूछिए ना, किसी के बारे में आपको कहीं से रिपोर्ट आ गई कि साहब ये आदमी इलीगल पोजीशन में, उसका राइट तो है ना बोलना मैं हूँ इलीगल पोजीशन में कि नहीं। उसको एक नोटिस का तो एक हकदार है ना वो। ये आप अखनूरी राज तो चला नहीं सकते हो कि साहब इस वक्त जो है, चूँकि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यहाँ कोई पॉलिटिकल सेटअप नहीं है, यहाँ पर सारा ब्यूरोक्रेसी का राज चल रहा है, और वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो शॉर्टकट्स में बिलीव करके सारे एक्शंस को कर रही है। और अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से इस वक्त इस रियासत का हर इंसान बहुत परेशान और बहुत दुखी है इनकी इन सारी कार्रवाइयों से। देखिए मैं आपको बताऊं, इफ़ वी हैव टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड इट, हमको फैक्ट्स को प्रॉपर जैकेट में डालना पड़ेगा। हर शहर में, दिल्ली जैसे शहर में भी जिस वक्त लास्ट इलेक्शन होने वाला था, जब बीजेपी कंटेस्ट कर रही थी, उस वक्त अगर आप देखेंगे तो 6000 इलीगल कॉलोनीज़ को प्रपोज किया था इसी बीजेपी गवर्नमेंट ने फॉर रेगुलराइजेशन, जिसके लिए कुछ मुझे लगता है 6000 करोड़ या 60,000 करोड़ रुपया इन्होंने उसके डेवलपमेंट के लिए पैसा एयरमार्क किया था। यहाँ पर जम्मू में पिछले 16-17 साल में जम्मू में 18 इलीगल कॉलोनीज जो हैं वो लीगलाइज की गई हैं, जिसमें मेजर कॉलोनीज हैं। फर्ज कीजिए 5 मिनट के लिए नानक नगर की कॉलोनी है, ह्यूज कॉलोनी, बहुत बड़ी कॉलोनी है। ये भी सारी स्टेट लैंड थी, वहाँ पर भी सारा कब्जा था। 2004 में गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला, जिस आर्डर में गवर्नमेंट ने कहा कि जो जो यहाँ पर इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं और जिन्होंने घर अपने बनाए हैं, ये पर किनाल 75,000 रुपया पे करें तो उसकी उनको मलकियत दी जाएगी, ऑनरशिप दी जाएगी। लेकिन जिसके पास 1 किनाल से ज़्यादा है, वो ज़्यादा वाली लैंड जो स्टेट में वेस्ट हो जाएगी। ये एक आर्डर निकला, और इमीडिएटली ये आर्डर फॉलो किया एक कॉरिजेंडम ने, जो गालबन जनवरी या फरवरी 2005 में निकला। उस कॉरिजेंडम में ये कहा गया कि नहीं, जिसके पास 1 किनाल है उसको 75,000 के हिसाब से हम चार्ज करेंगे, जिसके पास 1 किनाल से ज़्यादा है, 2 किनाल है, 3 किनाल है, 4 किनाल है, उनको हम 1.5 लाख रुपया पर किनाल के हिसाब से चार्ज करेंगे। और ये सारी रेगुलराइजेशन की गई। ठीक। और यहाँ तक कि एक मुझे समझ नहीं आती है मैं लिस्ट दे सकता हूँ आपको, जो 18 कॉलोनीज यहाँ पे लीगलाइज की गई हैं।
18 इलीगल कॉलोनीज थी जिनको लीगलाइज किया अलग अलग वक्तों में हुकूमत, अलग अलग वक्तों में अलग अलग हुकूमतों ने। अब सवाल था, इस वक्त भी अगर आप देखेंगे, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बोलता हूँ, अब इन्होंने जो कुछ जो भी एक्सरसाइज इन्होंने की है, ये सारी इन्होंने सबमिट की थी एसके बल्ला वाले केस में, क्योंकि एसके बल्ला वाला केस जो था वो केस रोशनी एक्ट के मुतल्लिक नहीं था, वो केस इलीगल ट्रांसफ़र ऑफ लैंड्स के ख़िलाफ़ था और लैंड ग्रैबिंग के ख़िलाफ़ था, और जिसमें उन्होंने कहा था, जिसमें उनकी प्रेयर थी कि जो हाई टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जिन्होंने लैंड ग्रैबिंग की है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उसमें कुछ लोग नॉमिनेट भी हुए, कुछ लोगों के नाम भी आए, और उसी पे उसका दायरा वसी करते 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 हमारे हाई कोर्ट ने दोनों प्रोविंसेस से रिपोर्ट मांगी कि बताइए जी कितना इलीगल एनक्रोचमेंट है। और मेरे ख्याल में गाल बन, क्योंकि अभी मैं फिगर्स पे आई वॉन्ट बी वेरी श्योर ऑन फिगर्स, क्योंकि ज़बानी ही मुझे याद है, लगभग 20 लाख केनाल बताया गया कि जो यहाँ पर इलीगल लोगों की पोजीशन में है। ठीक। अब ये 20 लाख केनाल जो है, ये कोई 10 या 15 या 20 या 40 लोगों की पोजीशन में तो है नहीं। इसमें जब तक ना गवर्नमेंट एक क्लासिफिकेशन करे, मैं नहीं कहता हूं कि एक्शन नहीं ले गवर्नमेंट, एक्शन गवर्नमेंट ले, लेकिन एक क्लासिफिकेशन करें। यही मैंने कई केसेस में, जहां पर मैंने एविक्शंस रुकवाई हैं हाई कोर्ट से, यही कई केसेस में मैंने आर्गू किया कि साहब हर इंसान को आप एक ही लेवल पे ट्रीट नहीं कर सकते हो। सपोजिंग गवर्नमेंट ने खुद जो रिपोर्ट दी हुई है हाई कोर्ट में, जिसमें 2.5, 3, 400 केनाल लैंड जो है एक ऑक्यूपेंट के पास इलीगल लैंड है, ठीक। वो लिस्ट दी गई है। अब जब आप ये लफ्ज़ लैंड ग्रैबर लगाते हो, 4 मरले वाला, 8 मरले वाला, 1 किनाल वाला, इवन 2 किनाल वाला, 3 किनाल वाला लैंड ग्रैबर नहीं है। उसके पास किस तरीके से लैंड आई, किस तरीके से नहीं आई, इफ ही इज यूजिंग इट फॉर ओनली रेजिडेंशियल पर्पस, गवर्नमेंट इज सपोज टू हैव ए पॉलिसी, फ्रेम ए पॉलिसी फॉर इट। एक दूसरा आदमी है, उसने लैंड ग्रैब की या लैंड ली, या उसके पास नॉट इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, लेकिन अदरवाइज जिस तरीके से यहाँ पे स्टेट लैंड लोगों के पास आई है, उसके पास आ गई, उसने उसके ऊपर एक आलीशान कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया, उसने वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना दिया, उसने वहाँ पर शॉपिंग मॉल बना दिया, इस किस्म के बड़े बड़े कमर्शियल एक्टिविटीज़ जिसने की। ये एक अलग कैटेगरी है। फिर एक कैटेगरी वो भी है जो गरीब इंसान हैं, जिन्होंने बेचारों ने मुश्किल से थोड़ी बहुत कोई ज़मीन, मुमकिन है कहीं गाँव में थोड़ी ज़्यादा भी ज़मीन हो, जिस ज़मीन की कोई कीमत उतनी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ज़मीन भी एक आदमी, लेकिन वो उसको एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक। फिर तीसरी पोजीशन है आती, जब हम इसको छोड़ते हैं, फिर दूसरी पोजीशन हमारे पास आती है कि ये फॉरेस्ट लैंड क्या है। बिकॉज स्टेट लैंड आप हमेशा रेगुलराइज कर सकते हो, आप कह सकते हो कि ठीक है साहब, अब इतनी बड़ी कोई बस्ती बनी है, कोई कॉलोनी बनी हुई है, यहाँ पर लोगों ने बना लिया है, इनको मार्केट रेट का 50% लेके या 40% लेके या 50, जो बेसिकली फिनोमिनन था रोशनी एक्ट का। ठीक। रोशनी एक्ट में भी इलीगल और लीगल पोजीशन को कोई क्वेश्चन नहीं था। इवन ए पर्सन हु वाज इन इलीगल पोजीशन, ही आल्सो कुड अप्लाई अंडर रोशनी एक्ट। अब वो कौन से लोग थे? जैसे ऑन कट ऑफ डेट। अब एक चीज़ और भी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा आपके पास। देखिए, ये रोशनी एक्ट जो है, ये आज़ाद साहब के वक्त में नहीं बना था। ये लोग कोट करते हैं, वो नहीं है, वो मैं इसको आई वांट टू पुट इन ए स्ट्रेट जैकेट। ये रोशनी एक्ट 2001 में प्रपोज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के वक्त में बना। उसमें कट ऑफ डेट रखी गई 2004 कि 2004 तक जो लोग इस पोजीशन में हैं, वो अगर अप्लाई करते हैं तो उनको ऑनरशिप राइट्स कन्फर किए जा सकते हैं। अब उसमें लीज होल्डर्स हो सकते हैं। लीज होल्डर्स भी 2 किस्म के हो सकते हैं। एक लीज होल्डर वो हो सकता है कि जिसकी लीज जो है वो लाइव है, जिसकी लीज अभी चल रही है, कि उसको 90 साल की लीज थी, आज उसको 70 साल हो गए, 20 साल अभी और उसकी लीज। दूसरी कैटेगरी वो हो सकती है
कि एक लीज होल्डर है, उसकी 90 साल की लीज थी, या मान लीजिए 30 साल की लीज थी, वो 30 साल एक्सपायर हो गए, अब उसकी लीज एक्सटेंड नहीं की गई है, बट ही कंटिन्यूज टू बी इन पोजीशन ऑफ द लैंड। ठीक। तो जो रोशनी एक्ट था वो बजाते खुद राइट कन्फर करता था उसको भी जिसकी लीज लाइव है, उसको भी जिसकी लीज खत्म हुई है, ठीक। और उसको भी जो उस वक्त किसी भी तरीके से स्टेट लैंड पे किसी हिसाब से काबिज था। ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये रोशनी एक्ट जो था ये तो बेस था अलग चीज़ पे कि भाई चूंकि लैंड्स हैं लोगों के पास, अगर लोग पे करेंगे इससे हमको अगर रेवेन्यू आएगा, उस रेवेन्यू को कहीं इस्तेमाल किया जाएगा, दैट कुड हैव बीन आइडिया। लेकिन यहाँ पे LB6, LB7, आपका एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट, उससे पहले बिग लैंड अबॉलिशन एक्ट, ये सारे लॉज जो थे, ये लॉज these were meant for distributing the things amongst the people, ठीक। not holding these things with one person or with one family or at one place. लेकिन कौन सा इसमें सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि ये तमाम कानून थे लोगों को ज़मीन देने के लिए, लेकिन आपसे ये समझना चाहूँगा कि इस वक्त जो हुकूमत ने सर्कुलर एक इशू किया, उस सर्कुलर के ज़रिए हुकूमत ने कहा जी जितनी भी स्टेट लैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट्स हैं वो हटाई जाएंगी। अब जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि नहीं, हमने ये नहीं कहा कि जिसके ऊपर मकान है उनको हटाओ, हमने ये नहीं कहा कि किसी की दुकान है उसको हटाओ, हम कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े चंक हैं ज़मीनों के, लोगों ने जिनके ऊपर कब्जा किया हुआ है, आप उनको उनसे वापस ले लें और उस पर स्टेट लैंड का बोर्ड लगा दें। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये अगर सरकार कर रही है तो आपको ये भी गलत लग रहा है? बिल्कुल नहीं। मैंने इस वक्त तक कंटिन्यूसली मेरा आर्गूमेंट, मेरी पिटीशंस जो मैंने हाई कोर्ट में फाइल की है, उनमें अगर आप देखेंगे मेरा आर्गूमेंट ये है कि वही जहाँ से इशू उठा एसके बल्ला के केस से, वहाँ पर भी लैंड ग्रैबर किसको आप कहोगे? एक किनाल वाला लैंड ग्रैबर नहीं ना है, 2 किनाल वाला लैंड ग्रैबर नहीं, 4 मरले वाला लैंड ग्रैबर है जिससे 400 किनाल 300 किनाल दबाई है, बेशक बोले वो स्टेट लैंड है। लेकिन गोविंद साहब ये भी समझना चाहूँगा मैं आपसे कि 1 कनाल ज़मीन ली, एक कानून जो है वो हुकूमत ने, वक्त की हुकूमत ने बनाया, उस कानून को दोनों हाउसेज ने पास किया, गवर्नर जो हमारे जम्मू कश्मीर के थे उन्होंने उस पर मोहर लगाई, एसेंट दिया, उसके बाद जाकर लोगों ने पैसे भरे, और पैसे भरने के बाद आपने लोगों को ज़मीन दे दी, किसी को लीज दे दी, किसी को ज़मीन दे दी। नहीं, आपने ऑनरशिप राइट दे दी। अब आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि जब हुकूमत ने ये सारी की सारी एक्सरसाइज की है, वही हुकूमत 2019-20 में आकर खुद कोर्ट में जाती है और कहती है कि जनाब आपने कहा गलत है, हम भी मानते हैं गलत है, लेकिन वही हुकूमत कहती है पहले और उसको पूरा एप्लीकेबल बनाती है। तो गलती करे हुकूमत, अगर आपको कब्जे हटाने थे तो वो आपको पहले से हटाने चाहिए थे, आपको किसी को काबिज रहने नहीं देना चाहिए था। आपने काबिज को मालिक बनाया, अब मालिक से आप उसको दोबारा क्या कहते हैं, अब आप उसको डाइवर्स्ट करना चाहते, यू डोंट वांट टू गिव हिम एनी राइट्स। हाउ डू यू सी दिस लीगली? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। इतना ही नहीं, देखिए ये एक्ट जो है वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप राइट्स एक्ट, ये एक्ट जो है, ये एक्ट जब अभी ये नहीं हुआ था, अभी स्टेट का ये यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट नहीं की गई थी, उस वक्त जब गवर्नर यहाँ पर गवर्नर रूल सत्यपाल मलिक थे, सत्यपाल मलिक ने इस एक्ट को स्क्रैप कर दिया, रिपील किया 2018 में, कानून खत्म हो गया, कानून खत्म हो। अब हमारी हाई कोर्ट तो यही समझना चाहूंगा, जब कानून खत्म हो गया तो अब उसमें तो जो एक्शन ऑलरेडी उसमें हो चुका था उसे रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, आप उस कानून को भी नहीं टेस्ट कर सकते हो। दिस इज आवर आर्गुमेंट बिफोर द कोर्ट। अब देखिए बदकिस्मती क्या हुई। आई थिंक टू बी वेरी क्लियर एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक इवन इन कोर्ट it was more of a mock exercise, I will say. Even if I am held for that, I won't be having any problem. But mock exercise क्या थी? देखिए, अगर आप रोशनी एक्ट को ख़त्म कर रहे हो, वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप राइट एक्ट को ख़त्म कर रहे हो, तो फिर जो लोग बेनिफिशरीज है उनको तो सुनो ना, कम से कम उनको एक नोटिस तो दे दो ना। बिल्कुल। जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया जमा करवाया है, थर्ड पार्टी राइट उसमें क्रिएट हो गया हुआ है, जिसका जिस आदमी ने रोशनी में अपने लिए करवाया, उसने आगे उसको बेचा भी, वो अब तीसरी पार्टी के पास गया। कई जगहों में तो हमको ऐसे भी केस आते हैं जहां पर वो चौथी पार्टी के पास भी गया हुआ है।
मुझे अभी एक यहाँ पर मेरे अजीज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने रोशनी में रिस्टोर की हुई ज़मीन जो है वो उन्होंने खरीदी, 3 मरले ज़मीन ठीक। खरीदी और वहाँ पर कोई थोड़ा अपना चैम्बर बनाने लगे। ये लैंड जिस वक्त ये रोशनी वाला ये जजमेंट आ गई तो रेलवे वालों ने कहा कि चूंकि ये गलत वेस्ट हुई थी, अब वो जो जजमेंट का इफेक्ट है, तो उन्होंने इनको नोटिस इविक्शन का इशू कर दिया कि भाई क्योंकि तुम उस आर्डर, थर्ड पार्टी राइट है, एक आदमी जिसने रोशनी में एक्वायर की उसने उसको आगे बेच दिया। आप ये चीज़ें आप रिवर्स थोड़ी कर सकते हो। यू कैन नॉट हैव, सी इवन इफ देयर इज जजमेंट, अगर जजमेंट पहले तो बेसिक 2 ऑब्जेक्शन उस जजमेंट के लिए है जो बड़ी मेजर ऑब्जेक्शन हैं। एक ऑब्जेक्शन उस जजमेंट के लिए जो मैंने जिस वक्त आर्गू किया था कोर्ट पे, तो मैंने सिर्फ 2 ही बातें उसमें की थी। मैंने कहा मैं तो किसी फैक्ट पे जाऊंगा ही नहीं। एक चीज ये कि ये एक इंटरम एप्लीकेशन थी जो हाई कोर्ट सुन रहा था, और मुझे याद है ये एप्लीकेशन सुनी गई थी ऑन वर्चुअल मोड। उस वक्त फिजिकल अपीयरेंस भी नहीं कोर्ट में थी, ये वर्चुअल मोड पे सुनी गई। और वर्चुअल मोड पे चूंकि मैंने भी इसमें कुछ रिट पिटीशन फाइल की थी टू प्रिवेंट इविक्शन ऑफ सर्टन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, तो मैं भी वर्चुअल मोड में था। मुझे नहीं लगता इवन दिस केस वाज आर्गूड, एंड सडनली वी हियर कि इस आईए में अगर आप देखेंगे उस जजमेंट को, वो जजमेंट जिसमें एक लेजिस्लेशन क्वाश किया गया है, जिसमें एक लेजिस्लेशन को गलत कर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है, वो एक इंटरम एप्लीकेशन है। इंटरम एप्लीकेशन में अब तक जो भी मेरा अभी 42-44 साल का जो वाक्य है, वहाँ पर कभी भी आप ये रिपीटेड, ये बीटन ला है कि यू कैन नॉट ग्रांट फुल रिलीफ इन इंटरम एप्लीकेशन। द रिलीफ इफ इट लुक्स लाइक हैविंग बीन ग्रांटेड in an interim application which is ultimate prayer in the petition, on this ground only, without testing the veracity of the order, on this ground only this order is bad। क्योंकि आप इंटरम एप्लीकेशन में फाइनल जजमेंट नहीं दे सकते हो, और आपने रिट पिटीशन जो है, देखिए ये जजमेंट जो है ये एसके बल्ला में नहीं पास हुई। ये अगर किसी की कोई समझता है तो ये ऐसा नहीं है। ये एक इंटरम एप्लीकेशन थी जो एक केस किया था अंकुर शर्मा ने, जिसमें उसने रोशनी एक्ट चैलेंज किया था। ठीक। वो शायद गालबत 2014 में केस हुआ था, उसमें एक इंटरम, और हमारी हाई कोर्ट ने उस इंटरम एप्लीकेशन में एक्ट अल्ट्रावायरस करार दिया। और कौन सा एक्ट अल्ट्रावायरस करार दिया? जो गवर्नमेंट ने जो गवर्नर ने पहले रिपील किया है। क्योंकि गवर्नर ने 2018 में उसको रिपील किया और जजमेंट 2020 में आई। ठीक। तो मतलब आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं लगता है। आपने ऑलरेडी इसको चैलेंज किया है कोर्ट में इन्हीं बुनियादों पर। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि जब ये जजमेंट आई तो इसके बाद कुछ लोग जो थे वो सुप्रीम कोर्ट गए, एसएलपी फाइल की। लेकिन वो तो लेसी थे, अलग अलग वही चले गए थे, और तो लेसी थे ना, और कोई नहीं था। बाकी बेचारे गरीब लोग कहाँ जाते सुप्रीम कोर्ट, उनको तो अभी यही था कि कब आएंगे मारेंगे हमको। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वेरी वाइजली, क्योंकि वहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया, तुषार मेहता हैं सॉलिसिटर जनरल इंडिया के, उनको स्टेट ने एंगेज किया था। उन्होंने वहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया कि साहब चूंकि इस जजमेंट के अगेंस्ट ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने एक रिव्यू फाइल किया है हाई कोर्ट में, तो इसलिए ये लोगों को भी कहिए कि ये भी वहाँ पे जाकर रिव्यू फाइल करें। ठीक। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वेरी वाइजली एज ऑलवेज इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि ये भी, और उसमें एक थोड़ा सा उन्होंने लिमिटेशन का हिसाब दिया। उन्होंने कहा और भी जो इफेक्टेड लोग हैं वो भी रिव्यू फाइल कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे रिव्यूज फाइल हुए। अब मेरा कोई लेसी नहीं था क्लाइंट, और लोगों ने फाइल, मैंने भी किसी का किया, किसी का इलीगल क्या नाम है, यही स्टेट लैंड थी किसी की, क्योंकि उसमें भी एक चीज़ हुई कि जिस वक्त उस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आर्डर निकाला गवर्नमेंट ने, उन्होंने उसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया उसको टू रोशनी एक्ट बेनिफिशियरीज ओनली। दे सेड इवन द स्टेट लैंड एनक्रोचर्स, ये वो कुछ मुझे जहां तक याद है,
वो उस वक्त भी ऑर्डर उन्होंने किया। इस वक्त उस रिव्यू पिटीशन की पोजीशन क्या है? इस वक्त- क्या वो हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही? क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक रिव्यू पिटीशंस की बेशतर सुनवाई हो चुकी है और लगभग वो जजमेंट के करीब करीब मामला है। क्या ये सही है या गलत है? ऐसा नहीं है, देखिए बताऊं आपको, ये रिव्यू पिटीशंस काफ़ी बार लगी। हमारे जस्टिस चीफ जस्टिस पहले थे जस्टिस मित्तल साहब, उनके पास भी काफ़ी बार लगी। तो फॉर वन और अदर रीज़न दिस विल नॉट हर्ड। फिर ये एक बार थोड़ा बहुत आर्गू हुआ, उनके जाने से पहले थोड़ा बहुत आर्गू हुआ। फिर उसके बाद मागरे साहब चीफ जस्टिस बन गए, उन्होंने भी उसको लिस्ट करवाया। तो वहाँ पर भी हम लोग गए, कोर्ट में गए, आर्गूमेंट थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ पार्टीज ने रिजर्वेशन दिखाई, एडवोकेट जनरल ने कहा कि नहीं साहब मैं वो अवेलेबल नहीं थे या कुछ ऐसा करके, तो इट वाज अवॉइडेड। तो उसके बाद नेक्स्ट डेट जो उसकी रखी वो मुझे अभी याद नहीं है कब की रखी है। लेकिन अभी आर्गुमेंट्स नहीं हुए, मतलब क्योंकि मैंने सुना पेटिशनर तो 200 के करीब करीब पेटिशनर है। नो, अभी कहाँ आर्गूमेंट हुए हैं उसमें। हमने प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट, मुझे याद है मैंने एक प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट किया था कोर्ट के सामने, जैसे चीफ जस्टिस मित्तल साहब थे, उनके साथ डिवीजन बेंच में एक और जज साहब बैठे थे। तो उस वक्त मैंने तो आई फिनिश में आर्गूमेंट इन 5-6 लाइन्स एज ए वन थिंग that you could have not passed this judgment. This is a judgment. This judgment is a nullity because this has been passed in an interim application. Number two, you have passed this judgment knowing well that how many people, and you are by this judgment you are taking away right of many people because you are making it retrospective in effect and declaring all those transfers illegal. So there was every necessity कि आपको ये केस जो था जो पार्टी इफेक्टेड थी उनको सुनना चाहिए था। कोई भी, अब ये पार्टीज आपके पास रिव्यू में आ गई। ठीक, तो अब अगर ये पोजीशन है गोनी साहब, फिर समझना चाहूंगा कि अब अगर आप, इसका मतलब रिव्यू में वही तमाम लोग हैं जिन तमाम लोगों के ऊपर इस रोशनी की जजमेंट का असर पड़ता है, तो फिर हुकूमत अगर ये सर्कुलर निकाल दे, स्टेट लैंड काचराई सब, मुझे ये बताइए कि तो फिर हुकूमत अगर ये सर्कुलर निकालती है तो अच्छा नहीं, अब उसमें देखिए ना, जब उन्होंने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि हाँ जी चूंकि यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने रिव्यू खुद फाइल किया है, जब अब ये नहीं कहा गया कि हमने किस हद तक फाइल किया है, उन्होंने कहा जी हमने रिव्यू, उन्होंने कहा अगर उन्होंने रिव्यू फाइल किया तो आप भी जाइए, आप भी रिव्यू फाइल कीजिए। लेकिन वो SLP लाइव रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी है, हाँ, वो उन्होंने डिस्पोज ऑफ नहीं की है। उन्होंने लिबर्टी दी कि आप जाइए रिव्यू में देखिए क्या। यहाँ पर लिबर्टी लेके लोग आए, उन्होंने SLP रिव्यू पिटीशंस फाइल की। अब वो रिव्यू पिटीशंस जो हैं और स्टेट की रिव्यू पिटीशन जो है, देखिए आप, बड़ी कंट्रडिक्शन है। आई डोंट नो, मैं आज डिवीजन कमीशन साहब को भी बोल रहा था कि साहब आपको कंट्रडिक्शन है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में कई चीज़ें होती हैं, समझ भी आती हैं, लेकिन नोटिस नहीं हो जाती हैं और कहीं मिस हो जाती हैं, क्योंकि आम इंसान जो आपको इसके बारे में बता सकते हैं उनकी सुनवाई कम है, उनकी रसाई कम है। तो उसलिए ये दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर आपने रिव्यू खुद किया है, आपने कहा है हाई कोर्ट को कि जनाब ये 8 मरले 10 मरले 12 मरले वाले गरीब गरीब लोग जो हैं इनके खिलाफ रोशनी वाले, क्योंकि जजमेंट रोशनी की ही थी, इनके खिलाफ कोई एक्शन मत लें या इनको एग्जेम्प्ट करें, इस जजमेंट के रिगर से इनको एग्जेम्प्ट करें। अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या एक जजमेंट को 2 तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है कि साहब 8 मरले वाले पे एक तरीके से अप्लाई होगी और किनाल वाले पे दूसरे मरले से, और 3 किनाल वाले पे तीसरे हिसाब से, 100 किनाल वाले पर और 100 किनाल वाले पे। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरा बार बार आर्गूमेंट होता है, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ कि देखिए यू हैव टू क्लासीफाई दीज पीपल, यू हैव टू क्लासीफाई देम, यू कैन नॉट ट्रीट एवरीवन विद द सेम रॉड स्टिक, यू कैन नॉट, आप हाँक नहीं सकते हो एक ही लाठी से सबको। यहाँ पे फर्क है, जिन लोगों ने जिस आदमी ने स्टेट का 300-400 किनाल ग्रैब किया है, वो ग्रैबिंग है, दैट इज ग्रैबिंग। अब किसी भी आदमी को बोलते हो जी 8 मरले वाला भी ग्रैबर है जी, वो बेचारे गुजर रहते हैं उधर, क्या नाम है, गोल गुजराल में 4-4 मरले पे एक घर है, 3-3 मरले पे एक घर है, तो वो कहाँ से लैंड ग्रैबर हो गए?
हाँ, वहीं पर अगर किसी ने 7 कनाल, 10 कनाल, 15 कनाल कब्जे में रखा है तो वो लैंड ग्रैबर है। जैसे आपने सवाल किया कि मुझे, मैं तो कहता हूं भाई साहब आइए ना, आई हैव मेनी टाइम्स आर्ग्यूड इन कोर्ट कि साहब मैं आई एम द फर्स्ट मैन, कम कैच लैंड ग्रैबर्स। आज लिस्टें देखिए इनकी निकाली हुई, आपको पता नहीं यहां कौन है लैंड ग्रैबर्स? असलम गौनी लैंड ग्रैबर है इनके मुताबिक। यहां पर इनके मुताबिक लैंड ग्रैबर कोई जिस आदमी ने 5 मरले में मकान बनाया वो लैंड ग्रैबर है। और जो यहां पर ही रहते हैं, जिन लोगों ने हजारों किनाल बेचे हैं यहां लैंड के, यही बेवकूफ बना के लोगों को। मैं जाती तौर पे आपको बोलता हूं, खैर आई डोंट वांट टू टच माय ओन केस बिकॉज दैट वोंट बी प्रॉपर, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, अगर आप इस वक्त, अब पता नहीं इनने एक्सरसाइज तो की है, डिजिटलाइजेशन तो की है इनने स्टेट लैंड की, अगर इस वक्त भी आप देखेंगे यहां पर ये जो लैंड माफिया होते थे, ये एक जगह की जगह दूसरी जगह बेचते थे, दूसरी जगह की जगह तीसरी जगह बेचते थे। ये सिर्फ इसी इलाके में, बिटंडी या सुंजुआ के इलाके में नहीं हुआ, ये ग्रेटर कैलाश में भी हुआ, ये छन्नी हिम्मत में भी हुआ, ये क्या नाम है, हर जगह पे हुआ, हर जगह पे हुआ कि एक आदमी का प्लाट उस जगह पे है और जमीन उसको दूसरी जगह पर। लेकिन मेरे साथ मुख्तसर वक्त है, मेरे आखिर में आपसे गोनी साहब अब जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि अब क्या वे आउट है इसमें, क्योंकि हुकूमत तो इस बात पर क्लियर है कि जो बड़े चंक्स ऑफ लैंड है वो तो हम ले लेंगे, और जो छोटे चंक्स ऑफ लैंड है जिन पर लोगों ने मकान बनाए हैं, बड़े चंक्स ऑफ लैंड जो हैं वो हुकूमत को एकदम लेने चाहिए। जिन लोगों ने, मैं कहता हूँ इसमें भी उनको क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि बड़े चंक से क्या मुराद है। बड़े चंक से 10 कनाल भी मुराद है, या 20 से ऊपर है, या 30 से ऊपर है। और इनके पास सैकड़ों केसेस है जहाँ पे 2-2, 3-3, 400 कनाल की एनक्रोचमेंट नहीं, ग्रैबिंग की गई। एनक्रोचमेंट ऑल्सो इज ए डिस्टिंग्विशेबल वर्ड देन ग्रैबिंग। ग्रैबिंग इज ऑलवेज ऑफ ए बिगर चंक। ग्रैबिंग कैन नॉट बी 4 मरला, 3 मरला, या किसी ने फुटपाथ पे रेडी लगाई, अरे यार उस गरीब को काय को मारते हो बेचारे को। यहाँ पर बेचारे कहीं पे कोई गुजर बैठा हुआ, कोई गरीब, कोई बेचारा शेड्यूल्ड कास्ट बैठा हुआ, कोई दूसरा कोई आदमी बैठा, उसके लिए तो आपका डंडा बड़ा। मैं अभी देख रहा था इस पे फेसबुक पे, मैं देख रहा था वहाँ पर कहीं बनी में बेचारे, पता नहीं कौन गरीब लोग बेचारे, मैं देख रहा था पत्थरों की दीवारें उनको डिमॉलिश कर रहे हैं। कहाँ से, हाउ यू कैन डू इट? These people, these officers who are listening to such orders should all be prosecuted. And I am going to make it a point. I am going to make it a point that the people who are even implementing such foolish orders should be answerable for it, और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अब ये क्या है, वो तख्त को खुश करने के लिए तो बादशाही होगी ना यहाँ पर। हम डेमोक्रेटिक सेटअप के लोग थोड़ी हैं, हमारे पास कोई डेमोक्रेसी थोड़ी है। डेमोक्रेसी इस हद तक है कि आज भी हम जब प्रोटेस्ट करने गए तो हमको डिविजनल कमिश्नर साहब के दफ्तर के बाहर, आप भी वहाँ पर थे, हमको आधा घंटा तो बाहर वेट करना पड़ा। एंड इट वॉज ऑल पीसफुल, देयर वॉज नथिंग, कोई वैसी बात नहीं थी, कोई ज़्यादा हॉस्टिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, बट स्टिल दे हैव बिकम रूलर्स। एंड यानी आपका साफ तौर पर गोनी साहब ये मानना है कि इस मामले में जहां तक जो बिग चंक्स ऑफ लैंड है उसमें सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। नॉट ओनली दैट, व्हाट आई से, बिग चंक्स ऑफ लैंड है, बिल्कुल करो, आप आइडेंटिफाई करो, उनको एक नोटिस दे दो। इफ दे आर एबल टू एक्सप्लेन, ओके, इफ दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, डिस्पोज देम। अगर जनाब अली बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस जो बने हुए हैं, विच आर बिगर देन द लीगल कॉम्प्लेक्सेस, अगर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बने हैं, बड़े बड़े जायदादें बनाई गई हैं, जागीरें बनाई, विच आर बीइंग पुट अप फॉर कमर्शियल पर्पसेस, यस, कैच देम। लेकिन एक आदमी ने अपनी सारी उम्र की मजदूरी करके कहीं बग्गर बना दिया, तो कानून है ना। देखिए ना, जैसे मैं आपको शुरू में बोल रहा था कि राइट टू शेल्टर इज राइट टू लिव। मैंने एक केस में कहा, ये जावेद गुजर बस्ती है कि यहाँ पर, और दूसरी एक बशीर गुजर बस्ती है नीचे चौथे ब्रिज के साथ, मैंने ये आर्गूमेंट किया कोर्ट में कि साहब ये सब लोग जो हैं ये नोमैड्स हैं और इनके पास इस छत के बगैर और कोई छत नहीं। सी दैट एक आदमी के 10 मकान है, निकालो उसको अगर उसने इलीगल एनक्रोचमेंट की है। बट इफ समबडी हैज जस्ट वन शेल्टर ऑन दिस अर्थ,
you have to formulate a policy, you have to come with a program, you have to say। इन्होंने की एक्सरसाइजेज भी इन्होंने एक्सरसाइजेज भी की, लेकिन वहाँ पर इनको कभी कभी किसी रेट पे झगड़ा हो गया, कोई और चीज़ हो, दूसरी चीज़। अब यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड, क्या फॉरेस्ट लैंड, कहाँ है फॉरेस्ट लैंड? मुझे एक आदमी दिखाए किस रिकॉर्ड से आप बोलते हो फॉरेस्ट लैंड। ठीक है गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि सीनियर एडवोकेट मोहम्मद असलम गोनी की दो बातें। एक तो उन्होंने ये कहा कि जहां तक बड़े चंक्स ऑफ लैंड है उसमें सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो बाकी हैं, जिन लोगों ने अपने मकानात बनाए हुए भी जो हैं, उन बड़े चेक्स को भी कार्रवाई ये की जाए कि उनको भी सुना जाए, नॉट वन साइडेड कार्रवाई कि किसी भी जगह पे पोल लगा दो। तो आपने सुन लिया, तो आपने सुन लिया कि इनका कहना है कि बड़े चंक्स के मामले में भी सरकार को उनको नोटिस देने चाहिए और उसके बाद जाकर जो है उस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जहां तक जिन लोगों ने अपने मकान बनाए हुए हैं उनको लेकर इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिन लोगों ने अपने मकान बनाए हैं उन्हें सरकार डिस्पोजेस नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार ऑलरेडी रिव्यू पिटीशन लेकर हाई कोर्ट में गई हुई है।